दुनिया के पूर्व में दो ऐसे देश हैं जिन्होंने न केवल इतिहास लिखा बल्कि मानव सभ्यता की दिशा तय की, भारत और चीन। ये दोनों केवल पड़ोसी देश नहीं हैं, बल्कि दो विचारधाराएं हैं जिन्होंने अपने अपने मार्ग से विश्व को आकार दिया। एक ओर भारत, जो विविधता, लोकतंत्र और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। दूसरी ओर चीन, जो अनुशासन, एकता और केंद्रीकृत विकास का उदाहरण है। दोनों की कहानी हजारों साल पुरानी है, पर उनकी यात्रा आज भी जारी है। यह केवल दो देशों की तुलना नहीं, बल्कि दो दृष्टिकोणों की कहानी है, जहां सभ्यता, समाज, अर्थव्यवस्था और विचार एक दूसरे से टकराते भी हैं और सीखते भी हैं। भारत और चीन दोनों ने मानव सभ्यता की नींव रखी। एक ने आत्मा को खोजा, दूसरे ने व्यवस्था को। भारत ने वेद, उपनिषद और दर्शन से मनुष्य के भीतर झांका, जबकि चीन ने अनुशासन, शासन और संतुलन से समाज के ढांचे को मजबूत किया। यही कारण है कि आज भी जब कोई भारत की बात करता है तो उसके मन में आध्यात्मिकता और विविधता की छवि उभरती है, और जब कोई चीन की बात करता है तो उसे अनुशासन, मेहनत और सामूहिक शक्ति दिखाई देती है। लेकिन यह कहानी सिर्फ अंतर की नहीं, बल्कि समानताओं की भी है। दोनों देशों ने समय समय पर कठिनाइयां देखी और हर बार खुद को नया रूप दिया। जब हम भारत और चीन की बात करते हैं तो हमें सिर्फ दो देशों की नहीं, बल्कि दो प्राचीन सभ्यताओं की कहानी सुननी होती है। दो ऐसी सभ्यताएं जिन्होंने न केवल अपने क्षेत्र को बल्कि पूरे मानव इतिहास को आकार दिया। भारत, जहां सिंधु घाटी की मिट्टी से संस्कृति फूटी, जहां वेदों की ध्वनि गूंजी, जहां बुद्ध, महावीर और चाणक्य जैसे विचारकों ने मानवता को नई दिशा दी। और चीन, जहां येलो रिवर की घाटियों में कृषि सभ्यता ने जन्म लिया, जहां कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे दार्शनिकों ने जीवन और समाज के गहरे अर्थों को परिभाषित किया। दोनों सभ्यताएं लगभग समान समय में विकसित हुईं। भारत में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, और चीन में शिया, शांग और जोउ राजवंश। दोनों ने लेखन, गणित, विज्ञान और दर्शन को नई ऊंचाइयां दी। भारत ने धर्म की अवधारणा दी, जो केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन का नियम था। चीन ने ताओ और ली की अवधारणाएं दी, जो अनुशासन, सामंजस्य और संतुलन पर आधारित थीं। समय बीतता गया, राजवंश उठे और गिरे, लेकिन इन दोनों सभ्यताओं का आत्मा कभी नहीं मिटी। जहां भारत में मौर्य, गुप्त और मुगल काल ने कला, विज्ञान और संस्कृति को स्वर्ण युग दिया, वहीं चीन में हान, तांग और मिंग राजवंशों ने चीन को एकीकृत और शक्तिशाली बनाया। भारत ने आध्यात्मिकता में गहराई खोजी, तो चीन ने सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता। भारत में सत्य और अहिंसा का मार्ग था, तो चीन में संतुलन और सदाचार की नीति। फिर आया औपनिवेशिक युग। भारत पर ब्रिटिश शासन का साया पड़ा, जिसने उसके आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को झकझोर दिया। वहीं चीन ने अफीम युद्धों, विदेशी आक्रमणों और राजवंशीय पतन का सामना किया। दोनों सभ्यताओं ने अपमान और संघर्ष के युग देखे, लेकिन दोनों ने ही फिर उठने का संकल्प लिया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लोकतंत्र की राह पर चल पड़ा। 1939 में चीन ने क्रांति देखी और साम्यवादी गणराज्य का जन्म हुआ। यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जहां दोनों देशों ने अलग अलग रास्ते चुने। भारत ने लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्र विचारों का मार्ग अपनाया, तो चीन ने केंद्रीकृत शासन, नियंत्रण और तीव्र औद्योगिकीकरण को। इन दो मार्गों की दिशा भले अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक ही था, अपने लोगों को गरीबी से निकालना और विश्व मंच पर सम्मान हासिल करना। यह कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, बल्कि उस सोच की है जिसने भारत और चीन को आज का रूप दिया। भारत और चीन दुनिया के दो सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश, एक ओर 1.43 अरब लोगों वाला भारत और दूसरी ओर 1.44 अरब की आबादी वाला चीन। संख्या लगभग समान, पर दृष्टिकोण बिल्कुल अलग। जहां भारत अपनी जनसंख्या को एक जनशक्ति मानता है, वहीं चीन ने दशकों तक उसे एक नियंत्रण योग्य संसाधन की तरह देखा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में दोनों देशों ने जनसंख्या के प्रश्न को अलग अलग तरीके से संभाला। भारत ने परिवार नियोजन को स्वैच्छिक रखा, जबकि चीन ने इसे नीति बना दिया, एक सख्त सरकारी नियंत्रण वाली नीति, एक संतान नीति। 1969 में लागू हुई यह नीति चीन के इतिहास की सबसे कठोर सामाजिक नीतियों में से एक थी। उद्देश्य था
जनसंख्या वृद्धि को रोकना, संसाधनों पर दबाव कम करना और विकास की गति तेज करना पर इस नीति के गहरे प्रभाव पड़े। एक ओर जनसंख्या नियंत्रित रही, दूसरी ओर समाज में वृद्ध लोगों का अनुपात बढ़ता गया। लाखों बुजुर्ग, कम होती युवा आबादी और जन्म दर में गिरावट। आज चीन के सामने यह एक नई चुनौती है। दूसरी ओर भारत ने अलग रास्ता चुना। भारत ने शिक्षा, जागरूकता और लोकतांत्रिक तरीके से जनसंख्या स्थिर करने की कोशिश की, परंतु तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने भारत की अर्थव्यवस्था और संसाधनों पर भारी दबाव डाला। लेकिन यही भारत की ताकत भी है, युवा आबादी। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां आधे से अधिक लोग 30 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह वही जनसंख्या है जो शिक्षा, तकनीक और नवाचार के सहारे भारत के भविष्य को दिशा दे सकती है। वहीं चीन के पास है एक अनुशासित लेकिन वृद्ध होती आबादी, जो उत्पादन में कुशल तो है पर नवाचार की गति में धीमी पड़ रही है। भारत का समाज विविध है, भाषाओं, संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं का विशाल ताना बाना। यही विविधता उसकी पहचान है, पर यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। एकता में विविधता, यह भारत की ताकत भी है और परीक्षा भी। चीन का समाज अपेक्षाकृत एक रूप है। वहां एक पार्टी, एक विचारधारा और सामाजिक अनुशासन की गहरी जड़ें हैं। व्यक्ति की जगह समूह को प्राथमिकता दी जाती है, स्वतंत्रता की जगह व्यवस्था को। भारत में परिवार समाज की नींव है, तो चीन में राष्ट्र और सरकार सर्वोच्च हैं। भारतीय समाज व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित है, वहीं चीन का समाज सामूहिक सोच पर टिका है। भारत में गांव उसकी आत्मा है, जहां अब भी आधी से अधिक आबादी निवास करती है। वहीं चीन ने ग्रामीण क्षेत्रों को तेजी से शहरीकरण की ओर मोड़ा। आज चीन के अधिकांश लोग शहरों में रहते हैं, जहां ऊंची इमारतें, उद्योग और तेज रफ्तार जिंदगी है। भारत का शहरीकरण अभी भी जारी है, पर यहां गांव और शहर का संबंध जीवंत है। यह मिश्रण भारत को अद्वितीय बनाता है, जहां पारंपरिक मूल्य और आधुनिक सोच साथ साथ चलते हैं। लेकिन दोनों देशों के सामने एक समान चुनौती है, जनसंख्या के लिए पर्याप्त रोजगार और संसाधन जुटाना। भारत को रोज लाखों नए युवाओं के लिए अवसर पैदा करने होते हैं, वहीं चीन को अपने वृद्ध नागरिकों की देखभाल के लिए नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। दोनों देशों के समाज अलग हैं, परंतु दोनों के सामने प्रश्न एक ही है, क्या हम अपने लोगों की क्षमता को पहचान पाएंगे? क्योंकि वही क्षमता तय करेगी कि भविष्य किसके पक्ष में झुकेगा। भारत और चीन, दो राष्ट्र दो राहें। भारत और चीन दो ऐसे राष्ट्र हैं जिनकी जड़ें इतिहास में जितनी गहरी हैं, उतनी ही उनकी शाखाएं भविष्य की ओर फैली हुई हैं। दोनों देशों की ताकत सिर्फ उनकी जनसंख्या या भूमि के आकार में नहीं, बल्कि उनके समाज की जिजीविषा और अनुकूलन क्षमता में है। चीन ने अनुशासन, मेहनत और रणनीति से अपनी पहचान गढ़ी है, जबकि भारत ने विविधता, सहिष्णुता और रचनात्मकता से अपना मार्ग चुना है। जब हम दोनों देशों की सामाजिक और आर्थिक संरचना को देखते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि दोनों ने अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन लक्ष्य समान रहा, अपने लोगों का उत्थान और राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना। भारत एक ऐसा देश है जहां भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं अनेक हैं। यह विविधता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। भारत का समाज लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने, विचार रखने और बदलाव लाने का अधिकार है। यहाँ का संविधान समानता और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यही कारण है कि भारत में सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होता है। दूसरी ओर चीन का समाज केंद्रीकृत और नियंत्रित व्यवस्था पर आधारित है। वहां सरकार का प्रभाव हर क्षेत्र में गहराई से फैला हुआ है, शिक्षा से लेकर मीडिया, उद्योग से लेकर परिवार तक। वहां के नागरिक सामूहिक सोच के अभ्यस्त हैं। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि जब सरकार कोई नीति लागू करती है, तो पूरा देश एकजुट होकर उसे पूरा करता है। अनुशासन और दक्षता चीन के समाज की पहचान है।
लेकिन इसके साथ ही वहां स्वतंत्र अभिव्यक्ति की सीमाएं भी हैं। यही वह बिंदु है जहां भारत और चीन की राहें अलग हो जाती हैं। भारत में परिवार समाज की मूल इकाई है। यहां संयुक्त परिवार की परंपरा अब भी जीवित है, जो मानवीय संबंधों को गहराई देती है। वहीं चीन में एक समय तक एक बच्चे की नीति ने परिवार के स्वरूप को सीमित कर दिया। इससे वहां सामाजिक असंतुलन उत्पन्न हुआ। बूढ़े होते माता पिता और घटती युवा जनसंख्या। आज चीन उस नीति के प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आर्थिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो चीन ने पिछले 4 दशकों में जो विकास किया है वह इतिहास में किसी चमत्कार से कम नहीं। 1980 के दशक में चीन की अर्थव्यवस्था भारत के बराबर थी, लेकिन आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका श्रेय उसके निर्यात उन्मुख मॉडल को जाता है। चीन ने अपने श्रमबल, इंफ्रास्ट्रक्चर और विदेशी निवेश के जरिए उद्योगों को अभूतपूर्व गति दी। उसकी मेड इन चाइना नीति ने उसे वैश्विक बाजार का केंद्र बना दिया। आर्थिक नीतियां और सुरक्षा का क्षेत्र दोनों देशों की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाता है। इन नीतियों के जरिए ही भारत और चीन ने अपने आर्थिक विकास और सुरक्षा को संतुलित करने की कोशिश की है। भारत ने दूसरी राह अपनाई। उसने 1991 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया और सूचना प्रौद्योगिकी को अपने विकास का इंजन बनाया। भारत के शहर जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे वैश्विक आईटी केंद्र बन गए। भारत ने सेवा क्षेत्र में ऐसी सफलता हासिल की जो किसी भी विकासशील देश के लिए मिसाल है। आज भारत न केवल सॉफ्टवेयर निर्यात करता है, बल्कि विचारों और नवाचारों का भी निर्यातक बन चुका है। लेकिन जहां चीन ने उद्योगों और विनिर्माण को प्राथमिकता दी, वहीं भारत अभी भी इस क्षेत्र में पीछे है। चीन का इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक है, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों और रेलवे का विशाल नेटवर्क। भारत भी अब तेजी से इस दिशा में बढ़ रहा है, लेकिन उसकी लोकतांत्रिक प्रणाली निर्णय लेने की गति को धीमा करती है। फिर भी भारत के पास एक बड़ा लाभ है, वह धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आगे बढ़ता है। चीन की आर्थिक नीतियां उसे उत्पादन केंद्र बनाती हैं, जबकि भारत की आर्थिक सोच उसे उपभोग और सेवा केंद्र की ओर ले जाती है। चीन सामान बनाता है, भारत समाधान। चीन फैक्ट्री है, भारत प्रयोगशाला। चीन का ध्यान गति पर है, भारत का गहराई पर। चीन के विकास की चमक तेज है, लेकिन भारत की रोशनी स्थायी है। यही अंतर आने वाले दशकों में दोनों की दिशा तय करेगा। सेना और सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा लंबे समय से जारी है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है और उसने अपनी तकनीक को अत्याधुनिक बना लिया है। उसकी रक्षा नीति आक्रामक है, जबकि भारत की नीति रक्षात्मक परंतु दृढ़ है। भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को लक्ष्य बनाया है। मेक इन इंडिया के अंतर्गत भारत स्वदेशी हथियार निर्माण में तेजी से प्रगति कर रहा है। सीमा विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक दोनों के बीच विश्वास की कमी बनी हुई है। चीन ने बार बार अपनी रणनीतिक उपस्थिति दिखाने की कोशिश की है, जबकि भारत ने संयम और शांति की नीति अपनाई है। लेकिन जब भी समय आया, भारत ने अपने साहस और सामरिक क्षमता से यह दिखाया है कि वह किसी भी चुनौती से पीछे हटने वाला देश नहीं। सांस्कृतिक प्रभाव और भविष्य की बात करें तो दोनों देशों के संबंध सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहते। उनके बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। भविष्य में
अगर दोनों देश संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाते हैं तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि समझदारी और साझा हितों के आधार पर एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसका लोकतंत्र और सॉफ्ट पावर है। योग, बॉलीवुड, क्रिकेट, भारतीय भोजन और संस्कृति ने दुनिया में भारत की एक ऐसी पहचान बनाई है जो दिलों तक पहुंचती है। चीन की ताकत उसकी आर्थिक शक्ति और निर्माण क्षमता में है। भारत दिलों पर राज करता है, चीन बाजारों पर। भारत विश्वास से प्रेरित है, चीन परिणाम से। दोनों ही अपने अपने मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य वैश्विक प्रभाव और सम्मान है। शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में भारत और चीन की तुलना दिलचस्प है। चीन ने शिक्षा को सख्त अनुशासन और नीतिगत नियंत्रण के साथ जोड़ा है। उसके विद्यार्थी मेहनती और तकनीकी रूप से दक्ष हैं। वहीं भारत में शिक्षा व्यवस्था अधिक विविध और मुक्त है। यहां सृजनशीलता को बढ़ावा दिया जाता है। भारत ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी जैसे वैश्विक संस्थानों को भारतीय नेतृत्व दिया है। चीन ने अलीबाबा, हुआवेई और टेंसेंट जैसी अपनी कंपनियों से दुनिया को प्रतिस्पर्धा दी है। यह अंतर दोनों देशों की सोच को स्पष्ट करता है। भारत दुनिया से जुड़ना चाहता है, चीन दुनिया को अपने प्रभाव में लेना चाहता है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में दोनों देशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक है, लेकिन वह हरित ऊर्जा की दिशा में भी सबसे अधिक निवेश कर रहा है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल से विश्व को दिखाया है कि सतत विकास के लिए सहयोग ही समाधान है। कूटनीति में भारत और चीन दोनों की रणनीतियां अलग हैं। चीन अपनी आर्थिक शक्ति से देशों को प्रभावित करता है। उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप में अपनी पकड़ बना रहा है। भारत की कूटनीति मूल्य आधारित है। वह किसी देश पर नियंत्रण नहीं चाहता, बल्कि साझेदारी चाहता है। यही कारण है कि भारत को विश्वसनीय मित्र के रूप में देखा जाता है, जबकि चीन को रणनीतिक प्रतिस्पर्धी के रूप में। दोनों देशों के रिश्तों में चुनौतियां हैं, परंतु अवसर भी हैं। भारत और चीन अगर मिलकर काम करें तो एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में आर्थिक स्थिरता और शांति आ सकती है। परंतु इसके लिए दोनों को अपने बीच के संदेह को दूर करना होगा। सीमा विवादों को हल करना, व्यापार में पारदर्शिता लाना और आपसी विश्वास को मजबूत करना ही आगे का रास्ता है। समाज की बात करें तो भारत और चीन दोनों के नागरिक अपने अपने देश के प्रति गर्व और निष्ठा रखते हैं। चीन के लोग अनुशासन और परिश्रम से प्रेरित हैं, जबकि भारतीय लोग नवाचार और विचार से। चीन का समाज सामूहिक चेतना से चलता है, भारत का समाज व्यक्तिगत प्रेरणा से। भारत का भविष्य उसकी युवा शक्ति में है। आने वाले दशकों में वही उसे दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना सकती है। चीन का भविष्य उसकी तकनीकी क्षमता और वैश्विक निवेश नीति में है। दोनों की राहें भले ही अलग हों, लेकिन मंजिलें समान हैं, समृद्धि, स्थिरता और सम्मान। 21वीं सदी को अक्सर एशिया की सदी कहा जाता है, और इस सदी के केंद्र में दो नाम प्रमुख हैं, भारत और चीन। दोनों राष्ट्र अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उनका हर निर्णय, हर कदम वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अब दुनिया की नजरें सिर्फ पश्चिम पर नहीं, बल्कि पूर्व की ओर भी टिक गई हैं। भारत और चीन दोनों के पास वह क्षमता है जो आने वाले दशकों में मानव सभ्यता की दिशा तय कर सकती है। भारत का भविष्य उसके लोकतंत्र, नवाचार
और युवा शक्ति में छिपा है। वहीं चीन का भविष्य उसकी तकनीकी प्रगति, अनुशासन और दीर्घकालिक रणनीतियों में नजर आता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन आगे बढ़ेगा, बल्कि यह है कि कौन दुनिया के लिए स्थायी, मानवीय और संतुलित विकास का मॉडल प्रस्तुत करेगा। चीन की रणनीति दीर्घ योजना और त्वरित क्रियान्वयन पर आधारित है। वह अपने लक्ष्यों को दशकों पहले तय करता है और उसी दिशा में लगातार बढ़ता रहता है। उसकी शासन प्रणाली में जनता की भागीदारी सीमित है, लेकिन फैसले तेज और स्पष्ट होते हैं। शायद यही वजह है कि चीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा और विनिर्माण में इतनी तेजी से आगे बढ़ पाया है। भारत का तरीका थोड़ा अलग है। यहां निर्णय लेने से पहले बहस होती है, विचार विमर्श होता है, विरोध और समर्थन दोनों को सुना जाता है। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन लोकतंत्र का यही तो असली सौंदर्य है। जब कोई नीति जनता की सहमति से बनती है तो उसका असर लंबे समय तक रहता है। भारत का विकास मानव केंद्रित है, जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज की विविधता दोनों का सम्मान किया जाता है। भारत और चीन दोनों का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जो राष्ट्र अपनी जड़ों को पहचानता है वही स्थायी रूप से आगे बढ़ता है। चीन अपनी सभ्यता को 1000 साल की निरंतरता के रूप में देखता है, जबकि भारत अपनी संस्कृति को सनातन मानता है, जो कालातीत है, जो कभी समाप्त नहीं होती। यह दोनों दृष्टिकोण भले अलग हों, परंतु दोनों ही अपने अतीत से शक्ति लेते हैं। आज भारत और चीन विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन पहले से ही अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है और भारत 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। अनुमान है कि आने वाले 10 से 15 वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि मानसिकता का परिवर्तन है। अब भारत आत्मविश्वास के साथ विश्व से संवाद कर रहा है। वह सहायता नहीं, साझेदारी चाहता है। चीन की वैश्विक रणनीति उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में दिखाई देती है। वह एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अपने व्यापारिक नेटवर्क में जोड़ रहा है। इसके माध्यम से वह नए बाजार, नई मित्रताएं और नई निर्भरताएं बना रहा है। वहीं भारत एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत के साथ विश्व को जोड़ने की बात करता है। भारत की सोच समावेशी है। वह नेतृत्व नहीं, सहयोग चाहता है। यही दोनों देशों की सोच का सबसे बड़ा अंतर है। तकनीकी क्षेत्र में चीन कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G इलेक्ट्रिक वाहनों और रोबोटिक्स में अग्रणी बन चुका है। उसने अपनी कंपनियों के माध्यम से विश्व बाजार पर गहरी पकड़ बनाई है। भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जैसी योजनाएं भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। भारत के युवा नवाचार में विश्वास रखते हैं। वे दुनिया के लिए नए समाधान खोज रहे हैं, सस्ते, सरल और मानवीय। जहां चीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नियंत्रण चाहता है, वहीं भारत टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्तिकरण चाहता है। यही भविष्य का असली फर्क है। तकनीक अगर मनुष्य को स्वतंत्र बनाए तो वह वरदान है, अगर उसे सीमित करे तो वह चुनौती है। भारत और चीन दोनों को यह तय करना होगा कि वे तकनीक को किस दिशा में ले जाते हैं, नियंत्रण की या स्वतंत्रता की। विश्व राजनीति में भारत का कद निरंतर बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र, G20, क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का स्तंभ है। चीन भी अपने प्रभाव को विस्तार दे रहा है, परंतु उसकी आक्रामक नीतियां कभी-कभी उसके मित्रों को भी असहज कर देती हैं। भारत की कूटनीति विश्वास पर आधारित है, जबकि चीन की रणनीति नियंत्रण पर। यही कारण है कि भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखा जाता है। आर्थिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कनेक्शन भी बढ़ रहे हैं। बौद्ध धर्म ने इन दोनों सभ्यताओं को जोड़ा था।
और आज भी यह एक अदृश्य पुल है। नालंदा से लेकर लोयांग तक इतिहास में दोनों ने एक दूसरे से सीखा है। आज अगर भारत और चीन फिर से उस संवाद को पुनर्जीवित करें तो न केवल एशिया बल्कि पूरी मानवता को लाभ मिलेगा। जनसंख्या के मोर्चे पर भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। यह स्थिति भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। चीन की जनसंख्या घटने लगी है जबकि भारत की युवा आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका अर्थ यह है कि आने वाले दशकों में भारत के पास श्रमबल और उपभोक्ता दोनों होंगे। यदि भारत इस क्षमता को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ दे तो वह दुनिया की अगली आर्थिक शक्ति बन सकता है। पर्यावरण और स्थिरता की दृष्टि से दोनों देशों के सामने गंभीर चुनौतियां हैं। चीन का तीव्र औद्योगिकरण उसके पर्यावरण पर भारी पड़ा है। भारत भी इस राह पर है, लेकिन उसने पहले से ही हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोफ्यूल के क्षेत्र में भारत वैश्विक नेतृत्व दिखा रहा है। आने वाले वर्षों में जो देश पर्यावरण के साथ तालमेल रखेगा वही दीर्घकालीन प्रगति करेगा। भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है, यह विचारों की प्रतिस्पर्धा है। भारत का विचार है लोकतंत्र, स्वतंत्रता और सर्वजन हिताय। चीन का विचार है स्थिरता, नियंत्रण और सामूहिकता। दोनों विचार अपने अपने स्थान पर सार्थक हैं, लेकिन समय की कसौटी यह तय करेगी कि कौन सा मॉडल मानवता के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। भविष्य में जब विश्व की शक्तियां पुनर्गठित होंगी तो भारत और चीन दोनों ही उस व्यवस्था के केंद्र में होंगे। अमेरिका और यूरोप जैसे पुराने शक्ति केंद्र अब धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो रहे हैं। नई व्यवस्था एशिया के इर्द गिर्द बन रही है। यही वह समय है जब भारत और चीन मिलकर एशिया को शांति, समृद्धि और स्थिरता का उदाहरण बना सकते हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की संभावनाएं अपार हैं। व्यापार, तकनीक, संस्कृति और पर्यावरण सभी क्षेत्रों में। परंतु इसके लिए पारदर्शिता और आपसी सम्मान की आवश्यकता है। भारत विश्वास चाहता है, चीन प्रभाव चाहता है। जब तक यह संतुलन नहीं बनेगा तब तक वास्तविक साझेदारी संभव नहीं। लेकिन अगर दोनों देश अपने पुराने मतभेदों को छोड़कर भविष्य की सोचें तो यह सदी सचमुच एशिया की सदी बन सकती है। भारत का सबसे बड़ा योगदान विश्व को यह संदेश देना है कि विविधता में एकता कैसे संभव है। यहां सैकड़ों धर्म, भाषाएं और परंपराएं एक साथ सांस लेती हैं। यह भारत की आत्मा है। चीन ने दुनिया को यह सिखाया कि अनुशासन और मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। जब भारत का हृदय और चीन का मस्तिष्क एक साथ काम करेंगे तो मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करेगी। अंत में यह समझना आवश्यक है कि भारत और चीन केवल दो देश नहीं बल्कि दो विचारधाराएं हैं। एक जो आत्मा से चलती है और एक जो रणनीति से, एक जो मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देती है और एक जो परिणाम को। दोनों की अपनी भूमिका है, अपनी यात्रा है। लेकिन यदि यह दोनों शक्तियां टकराने के बजाय एक दूसरे से सीखें तो विश्व में संतुलन स्थापित हो सकता है। भारत और चीन की कहानी केवल प्रतिस्पर्धा की नहीं बल्कि संभावनाओं की है। यह कहानी दो सभ्यताओं की है जिन्होंने समय के हर मोड़ पर दुनिया को दिशा दी। आज वे दोनों फिर से इतिहास के मोड़ पर खड़ी हैं। एक ओर विश्वास, स्वतंत्रता और नवाचार का भारत है, दूसरी ओर अनुशासन, नियंत्रण और योजना का चीन। इन दोनों के मिलन या दूरी पर ही आने वाले 100 वर्षों का इतिहास लिखा जाएगा। शायद भविष्य में आने वाली पीढ़ियां यह कहें, 21वीं सदी तब महान बनी जब भारत और चीन ने मिलकर मानवता के लिए नया अध्याय लिखा। वह अध्याय जहां शक्ति का अर्थ प्रभुत्व नहीं, सहयोग हुआ, जहां विकास का मतलब प्रतिस्पर्धा नहीं, संतुलन हुआ, और जहां एशिया केवल एक महाद्वीप नहीं बल्कि एक विचार बन गया, शांति, समृद्धि और सहअस्तित्व का। भारत और चीन की यह यात्रा अब भी जारी है।
एक यात्रा जो सभ्यता से आधुनिकता तक, विचार से शक्ति तक और संघर्ष से संतुलन तक पहुंची है। यह कहानी किसी एक देश की नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की है।